चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट के बारे में, और उसमें आपने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आइए पहले क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू infinite charge sheet, due to infinite charge sheet having surface charge density, having surface charge density 6 into 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 6 into 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर at distance of, at distance of 20 centimeter, 20 centimeter from the sheet, from the sheet, full stop। उसके आगे लिखेंगे how, how the value of electric field changes, how the value of electric field changes if distance becomes, if distance becomes 40 centimeter, if distance becomes 40 centimeter। बनाइए, बनाइए जल्दी से। आया आंसर आया? थ्री पॉइंट फाइव इंटू 10 टू पावर 5। उसके आगे का वो तो ठीक है। क्या क्या बोले यूनिट? क्वेश्चन में और भी था ना, हाउ द वैल्यू। समझ हो जाएगा। कितना है बाबू आंसर? आया आंसर आया? फनैन मैं आया क्यों? ये हम लोग घर जाकर पढ़े ही नहीं।
नहीं बना। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है कि एक शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 6 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलता है कि इस शीट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, हाँ या ना। और ये दूरी आपको कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने चार्ज शीट के वजह से, लार्ज चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कल पढ़ा है, क्या आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो ये जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, क्यों दिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपसे ये क्वेश्चन ना बने, नहीं बना। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना, 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 × एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 8.85 × 10⁻⁻12। 2 1s are 2 3s are, तो ये कितना हो गया, 3/8.85 इंटू 10⁻⁻6 है, ये 10⁻+-12 ऊपर जाएगा तो +12 होगा, और +12 - 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3/8.85 करेंगे, ये 0.33 आएगा, इतना इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये आया, अभी आया। इसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़िए, हाउ, क्या है आगे, हाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इफ डिस्टेंस बिकम्स 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 40 क्या 400 कर दीजिए तो भी चेंज नहीं आएगा बाबू, बताए थे ये बात, हाँ या ना। अगर ये डिस्टेंस को आप 40 कर दे रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंजेस। ठीक है, समझ में आया। पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, कॉपी कीजिए। जल्दी बनाइए।
ओके बाबू, आगे बढ़े, अगला सवाल लिखेंगे। लिखेंगे a sheet has charge density 3 into 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो स्टॉप देखिए, if this sheet is placed is placed if this sheet is placed in a medium of dielectric constant 2 in a medium of dielectric constant 2, then find electric field बनाइए जल्दी से। हो गया, कितना है आंसर? क्या है क्वेश्चन, बोलिए। बोलता है कंडक्टिंग शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सॉरी एक शीट बोला ना, एक शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलता है कि इसको हमने एक मीडियम में रख दिया है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 2 दिया है ना, दिया है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, 2 दिया है। आपसे बोला गया कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2, जब एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन लिखेंगे, यही ना बताए हैं, जब तक एयर है तब तक एप्सिलॉन नॉट, मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन। लेकिन आपको एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं दिया है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि बच्चों अगर परमिटिविटी आपको नहीं दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, हाँ या ना। अरे पढ़े ना बाबू, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ाए हैं। अब आपको सारा वैल्यू दे दिया है, E इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10 का पावर -6,
2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये ऑलमोस्ट 8.47 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। याद रहेगा? हाँ या ना? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। चलिए आगे बढ़े। बढ़ जाए आगे, लिखेंगे क्वेश्चन असर्शन रीजन। असर्शन रीजन असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना। असर्शन लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट is independent of is independent of distance is independent of distance from the sheet is independent of distance from the sheet। रीजन लिखेंगे, रीजन electric field lines closer to the plate are parallel to each other। electric field lines closer to the plate are parallel to each other। इसमें आपको पता है ना क्या करना होता है, आपको बताना होता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या स्टेटमेंट का जो रीजन है वो सही है या नहीं है, ये बताना पड़ता है। ऑप्शन में रहता है assertion is true, reason is false, assertion is false, reason is true, assertion is true, reason is also true। इस तरह से रहेगा, बताइए। सबसे पहला बात बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, असर्शन में क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज शीट के लिए नहीं ना करता है डिपेंड, मतलब ये क्या है, असर्शन क्या है, सही है। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ये प्लेन शीट से निकलता है तो मैंने बताया परपेंडिकुलर टू द शीट निकलता है, और जब ये परपेंडिकुलर टू द शीट निकलेगा तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल भी होगा। और पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जोर से बोलिए। अरे यार, पैरेलल और इक्वल दूरी पे अगर है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हाँ या ना। मतलब इसका रीजन भी क्या है, सही है। फिर से असर्शन बोलता है कि प्लेट से आप किसी भी डिस्टेंस पे चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। रीजन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्लेट से निकलेगा वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो पहले तो असर्शन समझ में आया ना, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए रीजन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर निकलेगा
तो ये प्लेट के परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, हाँ या ना। जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेट के परपेंडिकुलर होंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेट के परपेंडिकुलर होंगे तो ये पैरेलल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और पैरेलल और इक्वल दूरी पे अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। असर्शन जो है वो सही है और उसका जो रीजन है वो भी क्या है, सही है। ठीक है, लिख लीजिए आंसर में, assertion is true and reason is also true, reason is also true. Next, यहाँ पे प्लेट जो है ये आपको पैरेलल प्लेट्स दिए गए हैं, ठीक है। कैसे प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन बिटवीन द प्लेट्स और आउटसाइड द प्लेट, बताइए। बताइए, आया। चलिए देखेंगे इधर, है ना। देखिए इधर, यहाँ पे रीजन मान लीजिए, इसको रीजन 1 बोल दीजिए, इसको रीजन 2 बोल दीजिए और इसको रीजन 3 बोल दीजिए। इन बिटवीन द प्लेट मतलब रीजन 2 का बात हो रहा है, हाँ या ना। तो पहला सवाल है इन बिटवीन द प्लेट मतलब कौन सा रीजन, रीजन 2। आइए देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए का मतलब है कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बताना है, हाँ या ना। ये पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव मतलब सरफेस यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखे, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, और रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिपेल करेगा तो किधर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो इधर आएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल देते हैं इसको, E2। क्या एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, हाँ या ना। तो अगर आपसे पूछेंगे रिजल्टेंट बताइए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे आप लोग, E1 माइनस E2 बोलेंगे, या ऐसे डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखना तो प्लस के फॉर्म में भी अभी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, तो E इज इक्वल टू E1, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सारे का वेक्टर सम बताए हैं ना, ठीक है। E1 का वैल्यू अगर हम पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा या नहीं होगा, होगा ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। और ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, देखिए वेक्टर के फॉर्म में लिखे इसीलिए डायरेक्शन पूछ रहे, किधर जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन बताता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप प्लस, और ये के लिए E2 का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, हाँ या ना। तो इसका अगर बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, हाँ या ना, तो माइनस आई कैप लिखेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, 0। ये माइनस ये प्लस कितना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा कैसे बन रहा है। अब आइए आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट में दो रीजन है, रीजन 1 और रीजन 2। तो देख लेते हैं पहले हम लोग रीजन 1 रीजन 3 है ना। तो पहले रीजन 1 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या लाके रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स जाएगा, लगेगा ना यार। इसी तरह से ये पॉजिटिव 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 में फिर से क्या होगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का डायरेक्शन सेम है, और एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करेगा तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, यही है ना। रिजल्टेंट क्या होता है, सारे वेक्टर का वेक्टर सम होता है, आपको मिलेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, बताइए E1 का वैल्यू क्या लिखे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन किधर है माइनस आई कैप, प्लस E2 का वैल्यू क्या लिखे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना माइनस आई कैप ही है E2 में भी, दोनों का डायरेक्शन इधर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 सिग्मा इंटू आई कैप डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अरे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, आपको वेक्टर E का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना रहा तो इसका मॉड ले लेंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये मैंने जो आंसर बताया यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। आगे बोलिए कौन सा रीजन है, रीजन 3, इसका बताएंगे आप लोग। यहाँ पे लाके रखेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन, रिपेल करेगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से ये पॉजिटिव इसकी वजह से भी क्या होगा, रिपल्शन। क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे आप, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप, प्लस E2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप। आई कैप क्यों लिखे इस बार,
क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हाँ या ना। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, प्लस आई कैप। तो प्लस आई कैप लिखे, ये कितना जा रहा है, 2 सिग्मा इंटू आई कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कट गया, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप। मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो कितना बोलेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, छाप दीजिए लोग। ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में बहुत आता है, स्कूल के एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी। हाँ तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है, इन बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना। ओके बाबू, बढ़े आगे। लिख लिए सब लोग, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखे तो। इस क्वेश्चन में चेंज कर दें, बना लेंगे। ये कॉपी हो गया सबका, मिटा देना।
बन जाएगा। बन जाएगा ना, होमवर्क में बना के लाएंगे इसको। लिखिए। ये शीट्स जो है ये पैरेलल है ना, याद रखना है। हो गया, आगे बढ़ जाए। बना लिए डायग्राम। चलिए आगे देखेंगे। आपसे अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक शीट है और वो कंडक्टिंग है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर शीट कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और नॉन कंडक्टिंग था तो कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा। लिखिए तो इसको। शीट अगर कंडक्टिंग होगा तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया कि स्पेशली कंडक्टिंग शीट लिखा ना, तब ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। नॉर्मली अगर बोला ना लार्ज शीट, इनफाइनाइट लार्ज शीट, तो वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। कंडक्टिंग शीट का जब क्वेश्चन आता है तो स्पेशली उसमें लिख दिया जाता है कि कंडक्टिंग शीट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स कितना होगा और चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना होगा। ठीक है। मान लीजिए कि लेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। कितना दिया है, अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बताइए क्या मतलब समझ रहे हैं। बोलिए। इससे हम लोग ये मतलब समझ रहे हैं सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप जो है ये किधर का डायरेक्शन बता रहा है, और ये एक्स बता रहा है। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्योंकि एक्स अगर चेंज होगा
तो एक्स स्क्वायर चेंज होगा, एक्स स्क्वायर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एक्स जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब हमको बोला जाता है ना कि जरा फ्लक्स बताइए तो देखेंगे इधर है ना, ये हम लोगों को एक क्यूब यहाँ पे रख के दे दिया गया है। इस क्यूब का जो लेंथ है या जो साइड है वो कितना है, ए है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला गया 2a, 0, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कितना बोला गया, 2a, 0। आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्या सवाल पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा क्लोज सरफेस से, और दूसरा इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। क्या क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा निकलेगा क्लोज सरफेस से, और दूसरा क्या पूछा जाता है, क्या नेट चार्ज कितना होगा, याद रहेगा। चलिए बनाया जाए, देखिए कैसे बनता है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मतलब एक चीज तो पक्का हो गया कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तो आपको वहां पे वाई और जेड एक्सिस में फ्लक्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ कहां काम करना है अब, एक्स एक्सिस में। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो इस क्यूब का ये वाला फेस और ये वाला फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दोनों फेस को पास करेगा, करेगा ना। अगर हम बोले कि ये जो फेस है इसको हमको वेक्टर एरिया बनाना है तो आप क्या बोलेंगे, सर आसानी से बन जाएगा वेक्टर एरिया। कैसे, इधर एक यूनिट वेक्टर दे देंगे, हाँ या ना, होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं आई कैप। इधर यूनिट वेक्टर कितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। अगर हमको ये वाले फेस को यूनिट वेक्टर वेक्टर एरिया बनाना है तो क्या करना होगा, तो इस बार इधर देना होगा यूनिट वेक्टर। अरे ऐसे क्यूब है तो ये वाला फेस में इधर देंगे और ये वाला फेस में किधर इधर देंगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा, कितना लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप। अब देखिए ये फेस इस फेस को 1 बोल देते हैं और इस फेस को 2 बोल देते हैं, ठीक है। फेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में कितना एंगल, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। कितना बनेगा, चलिए देखेंगे इधर। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डीएस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डीएस इंटू, और यहां पे थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है पहले फेस पे, फेस वन के लिए थीटा कितना है 180 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा, ई डॉट डीएस दिस इज इक्वल टू ई डीएस इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, क्या होता है, -1। तो ई डीएस इंटू -1, तो आपको ये क्या मिल गया, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ ई इंटू डीएस। अब देखिए यहां पे प्लीज, ये जो फेस है ये एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 2a दूरी पे रखा हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2a दूरी पे कितना होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2a दूरी पे कितना होगा? बताइए, अल्फा इंटू 2a का स्क्वायर होगा, यही है ना, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैग्नीट्यूड, यहां मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना सिर्फ, तो क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू 2a का स्क्वायर कितना आ जा रहा है? ये 4 अल्फा इंटू ए स्क्वायर आ जा रहा है। यहाँ पे ई का वैल्यू इसको बोल दीजिए E1 कर देते हैं, ठीक है, E1 लिख दे, फेस 1 है तो E1 कर देते हैं, ठीक है। तो E1 का वैल्यू कितना आया? 4 अल्फा इंटू ए स्क्वायर। ये जो फेस दिख रहा है 1, इसका एरिया कितना होगा? डीएस क्या है? फेस का एरिया है ना, तो ये वाला एरिया कितना होगा बता सकते हैं? बताइए, डीएस का वैल्यू बता सकते हैं? ये जो एरिया है, अरे यार ये क्यूब का एक फेस है ना, नहीं समझ में आ रहा? हमको क्या क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने कितना बोल दिया है? E1 बोल दिए हैं। कितना बोल दिए हैं? E1। हमको अब ये एरिया भी तो चाहिए ना, ये एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, फेस है ना ये क्यूब का, तो क्या लिखेंगे एरिया को? ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू इन 1, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? E1 डॉट ds इज इक्वल टू, E1 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 4 अल्फा ए स्क्वायर इंटू ds कितना निकाले हैं? ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -4 अल्फा ए का पावर 4। ये आपने फ्लक्स निकाला कौन से फेज से? पहले फेज से, ये वाला। अब ये फेज बचा है ना, इस फेज से फ्लक्स निकालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2 बोल दे रहे, क्या बोल दे रहे? अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा है? दिख रहा है? कितना दिख रहा है? फॉर फेज टू, फॉर फेज टू में आते हैं। यहां पे अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डॉट ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? E2 ds इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0। तो आपको क्या मिलेगा? E2 डॉट ds इज इक्वल टू कितना? E2 ds इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना आ जाता है? तो E2 डॉट ds इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए? E2 इंटू ds आ जाएगा। अब हमको E2 का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है? इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, ds का। क्या आप E2 का वैल्यू बता सकते हैं? बताइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखिए, ये 2a है, यहां से यहां की दूरी a है, तो टोटल ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3a, 0। अगर x की जगह 3a लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? अल्फा इंटू 3a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो यही मिलेगा ना, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल गया? E2 इक्वल टू 9 अल्फा इंटू ए स्क्वायर। ds का वैल्यू सेम ए स्क्वायर आ जाएगा। अरे ये फेस भी तो स्क्वायर ही होगा ना यार, क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अब अगर हम बोले कि यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 3 में, पुटिंग द वैल्यू इन 3, पुटिंग द वैल्यू इन 3, तो आप क्या बोलेंगे? E2 डॉट ds इज इक्वल टू, E2 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 9 अल्फा इंटू ए स्क्वायर, और ds कितना है? ए स्क्वायर। कितना आ गया ये? 9 अल्फा इंटू ए का पावर 4। हमको गॉसेस थ्योरम यूज करना है, मतलब पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है। अगर हम आपको बोलेंगे कि बच्चों बताइए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से कितना निकलेगा, तो देखिए आपको पता है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। सिर्फ फ्लक्स कौन से एक्सिस से निकल रहा है? एक्स एक्सिस से। वाई और जेड का वैल्यू नहीं दिया है, मान लीजिए अगर दे भी देता ना, तो ये यहाँ पे 0 देता, ई वाई 0 और इजेड कितना? 0। नहीं भी दिया है, मतलब सिर्फ इसका डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर काम कर रहा है? एक्स एक्सिस में। तो वाई और जेड के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो वाई और जेड से फ्लक्स
जीरो। फ्लक्स हमको सिर्फ ये फेस 1 और फेस 2 से मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स आपको कितना मिल जाएगा? फेस 1 का फ्लक्स मतलब -4 अल्फा इंटू ए का पावर 4, फेस 2 का फ्लक्स मतलब 9 अल्फा इंटू ए का पावर 4, कितना आ जाएगा ये? 5 अल्फा इंटू ए का पावर 4। ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है क्लोज सरफेस से। ठीक है, वाई और जेड से क्यों नहीं मिला? इधर देखिए, इधर वाई और जेड से क्यों नहीं मिला? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस में है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वाई और जेड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। अब ये तो हम क्या निकाले? पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से निकाल लिए। इसके बाद हमको बोलता है ना कि बताइए तो अंदर में चार्ज कितना होगा? तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम से आप क्या पढ़े हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस क्या होता है? ये क्यू इनसाइड बाय टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से कितना आ गया? 5 अल्फा इंटू ए का पावर 4 इज इक्वल टू कितना? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इधर भेज देंगे तो क्यू इनसाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 अल्फा ए का पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत धुआंधार आता है स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आसान। आसान कैसे है? बस आपको ये पता लगाना है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। कोई एक ही डायरेक्शन में क्वेश्चन देता है तो कोई एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होता है। ठीक है, तो बाकी जो एक्सिस होगा उधर फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो आपको दोनों फेज से फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए सबको क्या करेंगे? ऐड। एक पॉजिटिव में होगा तो दूसरा नेगेटिव में होगा, फ्लक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद अगर क्यू इनसाइड निकालने बोलेगा तो गॉसेस थ्योरम के हेल्प से टोटल फ्लक्स जो है वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे और क्यू इनसाइड का वैल्यू निकाल लेंगे। बना लेंगे इस तरह क्वेश्चन, हाँ या ना? ओके, डीपी मिलाए हैं? डीपी मिलाए हैं कोई? पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 35 लिख लीजिए। पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 35। पेज 59 क्वेश्चन 35। इसको किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर आज जाके घर में बनाना है। ठीक है, पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 65। पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 65। इसको भी आज जाके बनाना है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये पहला चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, आगे अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।